नमस्कार, मैं मानसी कसेरा। आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। आज हम बात करने वाले हैं बजट पे जो निकला है 2021 का, और आज हम मिल रहे हैं सीए अमित अग्रवाल जी से। मैं सीए डॉक्टर अमित अग्रवाल बीएचयू गोल्ड मेडलिस्ट था। देयर आफ्टर मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और इस समय कॉरपोरेट एज वेल एज बैंक से रिलेटेड बहुत से काम कर रहा हूँ। इवन इनकम टैक्स में भी कंसल्टेंसी वर्क में हम लोग जुड़े हुए हैं। बजट मोदी जी ने बड़ा अच्छा दिया है। बजट अगर देखा जाए तो एक आम आदमी की नज़र से अच्छा है। इन्होंने मेडिकल की दृष्टि में भी बहुत अच्छा दिया है। 22,000 करोड़ रुपया दिया है और इससे कोविड के जितने भी व्यक्ति हैं, एक आम आदमी को उससे फ़ायदा नसीब होगा। इसके अलावा इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई का हिस्सा, फॉरेन का हिस्सा 49% से 74% तक बढ़ा दिया है, जिससे कि हमारे यहाँ फॉरेन बायर आएंगे और इसी वजह से शेयर मार्केट भी बड़ा अच्छा बढ़ रहा है। इसके अलावा इन्होंने पर्टिकुलर एक आम आदमी की दृष्टि से देखें तो 75 साल से अधिक उम्र के वृद्ध लोगों को अब आगे से अगर उनका एक ही बैंक में अकाउंट है और उसी बैंक अकाउंट में उनको पेंशन और इंटरेस्ट इनकम आती है तो उनको आगे से रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक टैक्स नहीं कटेगा, टैक्स तो कटेगा, बैंक ही टैक्स काट के जमा कर देगा। इससे उनको ये आराम पड़ेगा कि वृद्ध लोगों को किसी प्रोफेशनल या सीए के पास नहीं जाना पड़ेगा और उनका कुछ पैसा बचेगा। और आगे की दृष्टि से देखें तो इन्होंने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी, जो प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रही थी गवर्नमेंट, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे या जो कॉरपोरेट हाउसेस से सैलरी लिए कर रहे थे, वो एक अच्छा अमाउंट प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दे रहे थे, जिससे कि उनको टैक्स एग्जम्पशन मिल रही थी। अब उन्होंने उसकी लिमिट उठा के 2.5 लाख रुपया कर दी है। अब किसी भी व्यक्ति को अगर 2.5 लाख रुपए से एक साल के अंदर अगर प्रोविडेंट फंड में ज़्यादा डालेगा तो उस पर इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल हो जाया करेगी। इसके अलावा इन्होंने एक और सैलरी क्लास के लिए बेनिफिट किया है कि अगर वो लीव ट्रैवल कंसेशन की दृष्टि से अगर उनको मिलेगा, ट्रैवल कंसेशन मतलब हो गया कि अगर वो 18 से 21 के बीच में अगर कहीं घूमने जाने की जगह उसको कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो अगर वो सर्टेन कंडीशन पूरा कर देते हैं, मतलब अगर उस पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर वो जीएसटी में सामान खरीदने के लिए करते हैं तो उनको 36,000 या 1/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर की भी छूट मिलेगी, जो कि अधिक है। इसके अलावा उन्होंने अफोर्डेबल हाउसेस में जो गरीब व्यक्ति काम करता था उसकी भी लिमिट 1 साल के लिए बढ़ा दी है, जिससे कि गरीबों को रोज़गार मिलेगा अफोर्डेबल हाउसेस में उसकी। और अगर कोई व्यक्ति 45 लाख से कम का घर खरीदता है, इस साल उसको 1.5 लाख रुपए की बेनिफिट 80 EEA में मिलेगी, इस साल अलग से मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने अगर देखा जाए प्रोफेशनल और पढ़ने वालों के लिए भी उन्होंने कहा है कि फेसलेस असेसमेंट होगा। अभी तक ऐसा नहीं था, हम लोग असेसमेंट कराते थे, जाना पड़ता था, तो उन्होंने ये कर दिया, एक नया चीज़ कर दिया कि फेसलेस असेसमेंट होगा। इसके अलावा उन्होंने नोटिस की भी जो लिमिट थी सितंबर से उन्होंने जून कर दी है। इसके अलावा जो हम लोग के ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी लग रही थी कि लेट फाइलिंग की, अगर हम दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करते थे, तो अब नए प्रावधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2021 के बाद कोई भी रिटर्न फाइल ही नहीं होगा, भले वो रिवाइज रिटर्न हो, बिलेटेड रिटर्न हो या किसी तरह का भी रिटर्न हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10,000 की पेनल्टी थी वो लगेगी ही नहीं, क्योंकि फाइल ही नहीं कर सकता तो पेनल्टी किस चीज़ की लगेगी। इसके अलावा इन्होंने पर्टिकुलर चेंजेस किया है। अगर हम इसमें देखें कि अगर एम्प्लॉयर पैसा काट रहा है प्रोविडेंट फंड का और उसको समय पे जमा नहीं कर रहा है एम्प्लॉय का, तो उसको छूट नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पैसा काट रहा है और उसमें 1 दिन का भी लेट हो जाएगा तो उसको एक भी पैसे की छूट नहीं मिलेगी और ऊपर से वो इनकम में जोड़ दिया जाएगा, जो कि ये भी समझ से प्राप्त है कि गवर्नमेंट चाहती क्या है इस संदर्भ में, क्योंकि अगर 1 दिन का लेट होने से वो इनकम कैसे हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने पर्टिकुलर हमको एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहा है कि अभी तक क्या था कि अगर हम कोई इंश्योरेंस प्लान में पैसा डाला करते थे तो उसकी मैच्योरिटी हमको सेक्शन 1010D में मिलती थी और वो पूरी तरह से कर मुक्त होता था। लेकिन अब से 1 फरवरी 1921 के बाद अगर हम कोई यूनिट लिंक प्लान खरीदते हैं जिसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से अधिक की होती है, उसका प्रीमियम हम पेमेंट करते हैं, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी ये कैपिटल गेन जिस पे सेक्शन 112 लगेगा और 10% का टैक्सेबल हो जाएगा।
छोटे दुकान वाले जो हैं उसके लिए क्या है, कुछ है? छोटे दुकान वालों के लिए ये है कि अगर वो अपना ऑनलाइन या डिजिटल से ट्रांजैक्शन करता है तो उसको 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी, उसको जाना नहीं पड़ेगा, स्मॉल ट्रेडर को आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर वो जीएसटी की स्कीम में क्वार्टरली अपना लेता है तो उसको उसमें भी बेनिफिट होता है। इसके अलावा उसको अगर जीएसटी भरना है तो पर्टिकुलर जीएसटी में अगर वो जीएसटीआर 1 उसको भरना कंपलसरी हो गया है, और जीएसटीआर 3 भी अगर लेट फाइल करेगा तो उसको कैश डिपॉजिट से उसका पेमेंट करना पड़ेगा। स्टार्टअप में उन्होंने पैसा तो बहुत दिया है, स्टार्टअप की दृष्टि से भी ये अच्छा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा है कि इतने सालों तक करेंगे तो हमको कोई छूट मिलेगी, एडिशनल कोई स्पेसिफिक छूट इन्होंने नहीं, क्योंकि इन्होंने टैक्स रेट पे कोई चेंजेस नहीं किया। ये बात अलग है कि इन्होंने एक एग्री सेस करके टैक्स लगा दिया है जो कि कुछ कमोडिटी पे लगेगा, जैसे कि पेट्रोल पे 2.5 रुपया और डीजल पे 4 रुपया, ये 2 तारीख से लग गया है हमारे फरवरी से। इसका भी इम्पैक्ट हमारे जन जान की ज़िंदगी पे और एक आम आदमी पे पड़ेगा ही पड़ेगा, जो कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि रोज़ इसका यूज़ हो रहा है। सर आप गृहिणी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? गृहिणी पे इसका बहुत कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। गृहिणी तो मतलब गृहिणी की दृष्टि से देखें तो इसका बहुत कोई गृहिणी को या महिलाओं के ऊपर कोई अलग से एडिशनल उन्होंने कोई छूट या कोई प्रावधान नहीं किया है। ऊपर से मेरे हिसाब से ये जो गैस की सब्सिडी भी मिल रही थी, ये तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, तो गृहिणी के लिए अलग से कोई कार्यकर इन्होंने कोई बजट पे कुछ रूपरेखा नहीं दी है। नुकसान की दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने एक नया चेंजेस कर दिया है प्रोफेशनल के केस में कि गुडविल जो अभी तक हम लोग की इन केस ऑफ ए गुडविल ऑफ ए बिजनेस था, वो उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किया करते थे कारपोरेट हाउस से। अब उन्होंने इसको कैपिटल ब्लॉक ऑफ एसेट सेक्शन 211 की डिफिनेशन से ही हटा दिया है, तो अब से उस पर हम क्लेम ही नहीं करेंगे। दूसरा, अगर कोई पार्टनरशिप से व्यक्ति हटता है डिसोल्यूशन के केस में तो उसके भी फेयर मार्केट वैल्यू जोड़े जाएंगे, तो इसका भी इम्पैक्ट एक आम आदमी जो पार्टनरशिप्स रहेगा और जो छोड़ के जाएगा उस पर पड़ेगा। इसके अलावा जो एक आम आदमी जो मतलब नौकरी का पेशा कर रहा है, उस अगर वो 2.5 लाख रुपए से अधिक इन्वेस्ट कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, जिसका इम्पैक्ट हर व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है जिसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है उसके ऊपर पड़ेगा, भले वो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाले या ना डाले। हेल्थ केयर पे इन्होंने पैसा बहुत दिया है, लेकिन एडिशनल कोई इन्होंने छूट नहीं दी कि इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए तो इस पे देंगे। इन्होंने पैसा तो बहुत दिया है सरकार ने कि कोविड पे सबको दवाई मिल जाए, हर व्यक्ति विशेष को इन्होंने ऐसा भी नहीं किया है कि इतना ज़्यादा पैसा दिया है, फंड्स दिया है जिसका इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ले देखिए, इन्होंने ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कर भी रहे हैं, लगातार दवाई दे रहे हैं, दवाई हम लोग तक पहुंच रही है। अभी तक लगी नहीं है, लेकिन अभी तो डॉक्टर लोग को लग रही है, लेकिन लगेगी जल्दी ही। तो और इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर सरकार सबको फ्री में दवा दे तो दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत बिजनेस डूब गए, तो उनके लिए कुछ हुआ है? नहीं, उनके लिए ऐसा इन्होंने गवर्नमेंट ने बस एक यही रिलीफ दी है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, जिसका कि कारपोरेट हाउसेस से लेके सभी व्यक्तियों ने स्वागत किया है। लेकिन दूसरे तरफ से इन्होंने एग्री सेस लगा दिया, जिसका इम्पैक्ट एक आम आदमी क्या है, हर व्यक्ति पे पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ पे एक एडिशनल टैक्स लगने के वजह से हर व्यक्ति उससे इम्पैक्टेड हो जाएगा, भले वो रोड से चलता हो, बस से चलता हो, या जिसमें भी पेट्रोल या डीजल का यूज़ होता है। वो हर सामान ही, कोई भी सामान हमारे यहाँ आ रहा है तो वो पेट्रोल या डीजल की वजह से ही आ रहा है, कहीं से ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, तो हर चीज़ महंगा होगा, ज़रूर होगा। और सर एजुकेशन में लेके डिजिटल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, इस पे क्या कहना? पढ़ाई के दृष्टि में ये तो पढ़ाई के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन में पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में इनका कोई वो नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर इनका ये है कि देश समृद्ध हो, बाहर में हमारी गुडविल बढ़े, इंटरनेशनल मार्केट में लोग हमको जाने। और सही बात है, आफ्टर मोदी जी के आने के बाद से हमारा पूरे विश्व में नाम तो हुआ ही है, और ये काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के प्रति इनका वो बहुत अच्छा है। ऊपर से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत पैसा दिया हुआ है। ये बात अलग है कि खाली कुछ स्पेसिफिक स्टेट पे ही दिया है इन्होंने। एक चेंजेस भारत सरकार ने और किया था कि अगर हम कोई ज़मीन बेचते हैं तो अभी तक जो टैक्स लगता था वो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के हिसाब से लगता था, अगर कोई व्यक्ति उससे कम बेचता था
तो सेलर को उस पैसे के डिफरेंस पे टैक्स देना होता था, वो सेक्शन 56 में टैक्सेबल हो जाया करता था। लेकिन उन्होंने अब की बार ये रिलीफ दिया है, और जो उसकी हार्बर लिमिट अभी तक 10% थी, अगर डिफरेंस 10% से ज़्यादा होता था तो वो टैक्सेबल हो जाया करता था। इन्होंने अभी इस बजट में ये अच्छा किया है कि उसका डिफरेंस रेट 20% कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई 1 लाख की प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसकी 80,000 से कम की होती है, उसका 20% कम करते हैं, तो पर्टिकुलर हमको टैक्स उसमें हमारी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये भी, इससे भी एक आम आदमी को फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो लिमिट है 20% की, हार्बर लिमिट की 20% से ज़्यादा का होगा, वो खाली 30/6/21 तक ही अप्लाई है। मतलब अगर कोई ज़मीन की लेन देन करता है, इससे ये फ़ायदा होगा कि रियल इस्टेट में जिसके पास सामान नहीं बिक रहे हैं उसके भी सामान बिकेंगे, क्योंकि डिफरेंस अमाउंट सस्ते में वो अगर बेचता है तो, अगर लिमिट से ज़्यादा है।